नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग जिस क्लास का इतने टाइम से वेट कर रहे थे और मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि दिसंबर की प्लेसेस इन न्यूज़ का लेक्चर कब आएगा, तो आज मैं वो लेक्चर आपके लिए लेके आ गया। बाकी ये जो क्लासेस हैं, आपको देखने को मिलेगी कि यूपीएससी 2026 में जितने भी आपके एग्जाम हैं उसके लिए ये क्लास रेलेवेंट है। मेनली मैंने जो क्लास है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को देखकर बनाई है। बट आपको पता है प्लेसेस इन न्यूज़ तो प्लेसेस इन न्यूज़ है, वो चेंज नहीं होती किसी भी एग्जाम के लिए। तो कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। बाकी मैंने यूपीएससी का पैटर्न ही फॉलो किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। साथ में जो मंथली करंट अफेयर्स है आप उसे एक टेक्स्ट पढ़ लेते हो कि ये टेक्स्ट है, बट उसमें से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसे मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके लिए लेके आता हूँ हर मंथ। है ना। जो प्रीवियस मंथ है उसकी वीडियोस भी आपको देखने को मिल चुकी हैं, चैनल पे अपलोडेड है। बाकी इसमें मैं उसके बाद आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये चीज़ क्यों न्यूज़ में है और क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको इससे रिलेटेड पढ़ना है। साथ में हम यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि हर एक दिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, जो भी एरिया न्यूज़ में रहा है, उसके बारे में जब हम कवर कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्वेश्चंस वहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो बस एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको मैंने जो भी करंट अफेयर्स करवाई है मंथली वो पार्ट्स में करवाई है ना। बाकी ये जो दिसंबर की करंट अफेयर्स है वो भी मैं आपको पार्ट्स में करवाऊंगा। अभी आज का लेक्चर आपको देखने को मिल रहा है प्लेसेस एंड न्यूज का जो फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है। बाकी जो पार्ट्स आपको देखने मिलेंगे, बाकी दोनों जो पार्ट्स होंगे वो आपको फुल करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट को, जैसे आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, एनवायरनमेंट है, एसएनटी है, सब कुछ कवर करेंगे। वो भी किसमें? क्वेश्चंस की फॉर्म में, क्योंकि टेक्स्ट आप पढ़ लो जहां से भी पढ़ना है आपको। ठीक है। बट उससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सब मैं आपको इन क्लासेस में दूंगा। तो ये आपको पार्ट वन जो है, जो करंट अफेयर्स हम करने वाले प्लेसेस इन न्यूज के अलावा, वो आपको 20 जैन को देखने को मिल जाएगा, पार्ट वन। और 27 जैन को आपको दिसंबर की करंट अफेयर्स का पार्ट टू देखने को मिल जाएगा। दो पार्ट्स में हम पूरी करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है। आज हम देखेंगे प्लेसेस इन न्यूज। चलिए, अब पहला जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती। क्यों ब्लैक सी जो है आपको न्यूज में देखने को मिला था? क्योंकि यूक्रेन ने यहाँ पर रशिया की दो शिप्स को, जिसे हम कहते हैं कि उस पर ड्रोन अटैक कर दिया था। इस वजह से ये ब्लैक सी जो है वो न्यूज में आया। अब क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाले न्यूज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट दी थिंग इज कि ब्लैक सी के आसपास की जो कंट्रीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए सी ऑफ अजोव से ब्लैक सी जो है वो किस स्ट्रेट से कनेक्ट होता है, सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी किस स्ट्रेट से कनेक्ट होता है। ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी? जब आप मंथली इन चीजों को कवर करोगे। यार लास्ट के 2 महीने में ये चीज आप कवर नहीं कर सकते। ठीक है। कवर करोगे भी तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, रिवाइज नहीं करोगे तो वहां पर इतने प्रेशर में सॉल्व कैसे कर पाओगे? समझे इस चीज को? इसलिए रोजाना इस पर काम करना जरूरी है। देखिए, तो अब आपको बताना, देखो हर क्वेश्चन से पहले 10 सेकेंड्स का ही ब्रेक दूंगा मैं। 10 सेकेंड्स में आप देख लो कौन सा राइट आंसर है कौन सा नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तो इसके लिए भी 10 सेकेंड्स ले लो। 10 सेकेंड्स के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए, ओके। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि कौन सा नहीं करता है बॉर्डर शेयर। जॉर्जिया करता है, टर्की करता है, बल्गेरिया करता है, क्या मोल्डोवा करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो हमें यही तो बताना था, डज नॉट शेयर बॉर्डर विद ब्लैक सी। तो कौन नहीं करता? मोल्डोवा नहीं करता। पता नहीं लोग बाइक में इतनी तेज हॉर्न बजा के क्यों जाते हैं, वो भी खाली रोड पे। अह, बुद्धि का इतना यूज कोई कैसे कर सकता है? देखिए, अब थोड़ा मैप को देखते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक सी देखने को मिल रहा है। ब्लैक सी में आपको जो कंट्रीज देखने को मिलेगी जो इसको बॉर्डर करती है वो है 6 कंट्रीज। कौन कौन सी? टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया, रोमेनिया,
ठीक है, यूक्रेन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोल्डोवा मैंने क्यों दिया, मोल्डोवा बहुत पास है ब्लैक सी के, ठीक है, मैप पे, ठीक है, इन रियल तो बहुत दूर है, बट मैप पे बहुत पास दिखेगा, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये नहीं है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि वो ऐसे ही करते हैं, बहुत पास की कोई चीज दे देते हैं जो एक्चुअल में आपको पता है कि इधर ही कहीं है, बट आपको ये नहीं पता होता कि उसका बॉर्डर लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ इतना ही करके आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सी ऑफ अजोव, सी ऑफ अजोव, ये यहाँ पे एक स्ट्रेट के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है ब्लैक सी से, एक स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है किससे, ब्लैक सी से। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, इस स्ट्रेट का नाम है कर्च स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद ब्लैक सी, इस सी से, ये कौन सा सी है, सी ऑफ मरमरा, ये कौन सा सी है, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि एक स्ट्रेट से कनेक्टेड है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, स्ट्रेट का नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ओके। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको दिख रहा है ये जो सी ऑफ मरमरा है, ये एजियन सी से एक स्ट्रेट से कनेक्टेड है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, डार्डेनेलिस स्ट्रेट, डार्डेनेलिस स्ट्रेट, ये आपको याद रखना है। अब ये एजियन सी किससे कनेक्टेड है, मेडिटेरेनियन सी से, प्लीज इसे याद रखना। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि सी ऑफ अजोव से अगर आप मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाते हैं तो कौन कौन से स्टेट्स बीच में आते हैं, कौन कौन से सी बीच में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यूपीएससी आप लोगों से बहुत तेज है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये रीजन इंपॉर्टेंट हुआ है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, वो देखते हैं कि क्या आप इतने सक्षम हैं, क्या आप इतनी सोच रखते हैं कि आप आसपास की चीजों को भी देखें, ये उनका मेन मोटिव होता है, ठीक है। तो यही काम आपको करना है, आसपास की चीजें भी देखनी है ना। तो यही लिखा है, यूक्रेन स्ट्रक टू रशियन सिविलियंस ऑयल टैंकर्स इन द ब्लैक सी यूजिंग सी ड्रोन्स, है ना, इनके ऑयल टैंकर्स को स्ट्रक डाउन किया था, है ना, तबाह किया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, व्हाट इज पराना वेल्स, पराना वेल्स लोकेटेड, वेयर इज पराना वेल्स लोकेटेड, कहां पर है ये। अब मैंने आपको क्या बोला, मैं यहाँ पे जो आपको न्यूज कवर करवाऊंगा वो ग्लोबल लेवल पे भी करवाऊंगा, वो मैं आपको नेशनल लेवल पे भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलेगी, सोलर सिस्टम में ये कहीं एक जगह है, आपको बताना है कहाँ पर है, ठीक है। मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूँ। मैं 10 सेकंड्स क्यों देता हूँ, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्या होता है कभी कभार अगर आपने आंसर गलत कर दिया और उसके बाद जब मैं आपको सही बताऊंगा तो वो ज्यादा याद रहता है, ठीक है। तो 10 सेकंड्स ले लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो आपको देखने को मिलेगा जो पराना वेल्स है वो आपको मार्स में देखने को मिलेगा। ये है क्या, ये आपको देखने को मिलेगा कि इस जगह पे पानी पाया गया है। पानी कैसे पाया गया है, ये देखा गया है कि यहाँ पे ये मतलब कि एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर कई ईयर्स पहले आपको पानी देखने को मिलता था, हाइड्रोलॉजी देखने को मिलती थी, आपको देखने को मिला लेक्स हैं। इसको हम पराना वेल्स बोलते हैं, आज नहीं है पर एविडेंस मिले हैं कि पहले था, ओके। तो वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन भी करी है कि पराना वेल्स एक एंशंट सिस्टम ऑफ रिवर वैली है, कहां पर, मार्स में, लोकेटेड इन दी मार्गारी टाफायर टेरा रीजन, ठीक है। इस रीजन को भी प्लीज याद रखना। अब मैंने क्वेश्चन बना दिया पराना वेल्स से, बट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये रीजन कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मार्स पर है, ठीक है। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वन ऑफ द मार्स मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सटेंसिव लिक्विड वाटर एक्टिविटी विद कॉम्प्लेक्स चैनल्स, लेक्स, सेडिमेंट्स फॉर्म्ड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। इतने टाइम अगो ये देखे गए बाय रेनफॉल एंड रन ऑफ, नाउ स्टडीड एज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ एंशिएंट मार्टियन हाइड्रोलॉजी, ठीक है। इसके एविडेंसेस देखने को मिले थे, तो इस वजह से ये न्यूज में था। बाकी it is considered one of the strongest geological indicator that Mars once had rainfall and sustained surface runoffs, कि एक टाइम पे ऐसा देखा गया था once, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, तो इसीलिए ये चीज आ सकती है। और मैं तो कहता हूँ कि
अगर ऐसा नहीं आया तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए इतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और पता होनी चाहिए, क्योंकि मेजरली वो जो आपको स्टेटमेंट में गलत देंगे ना, वो मार्स की जगह कोई और प्लैनेट लिख देंगे, यहां तक वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा वो हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे तो वो सही होगा, बट आपको याद रखना है कि जगह कौन सी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया। तो अगर ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में भी देखने को मिलता है तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्या है, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बित्रा आइलैंड, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन देखने को मिली है। अब क्योंकि हमारे इंडियन ओशन के में ही आपको ये चीजें देखने को मिल रही है, इसलिए मैं बता देता हूँ, हमारा देश का ही डिफेंस एक्विजिशन इसमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये बोला गया है कि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी, और वहाँ की जो इंडिजीनियस, जिसे हम कहते हैं कि कल्चर है, या फिर हम बोले इंडिजीनियस जो लोग हैं, उनको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत कम है, सिर्फ 217 लोग हैं। ठीक है, टू बी प्रिसाइज 217 ही है। ठीक है, बाकी आगे इन्फॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, देख लेंगे हम उसे। तो 217 लोग ही हैं इस आइलैंड पे, और बहुत ही छोटा आइलैंड है। अगर हम बात करें, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बट उस एरिया का सबसे छोटा आइलैंड है ये। ठीक है, अब वो कौन सा एरिया है वो आपको बताना है। 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो बित्रा आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप का सबसे छोटा आइलैंड है। ठीक है, क्यों न्यूज में था वो मैंने आपको बता दिया, अभी फिर से पढ़ भी लेते हैं। बित्रा आइलैंड जो है वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है ऑफ इंडियाज लक्षद्वीप टेरिटरी। और ये क्या है, एक कोरल अटोल है ना। अटोल्स क्या होते हैं, जब हम पीवाईक्यूज कर रहे थे, मैंने आपको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते हैं सिविल सर्विसेज के। ओके, तो उसमें जब इससे कोरल रीफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसमें आपको सब कुछ सिखाया था कि अटोल्स क्या होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स क्या होती हैं, है ना, लगून्स क्या होते हैं, मतलब कि हर एक चीज बताई थी आपको, ताकि चीजें क्लियर हो। तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया था, अगर किसी को नहीं पता तो आप 15 क्वेश्चन देखो, डे वन से आप देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी तक जो है ना, हम 2014 से 2020 2020 का जो पेपर है वो हम मंडे को खत्म कर देंगे, तो इतना हमने कवर कर लिया। आप लोगों ने नहीं किया तो आप उसे देख लेना, आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। ये बताया कि स्टेटमेंट जो है उसे गलत कैसे किया जाता है, और जो स्टेटमेंट है उन्हें ठीक कैसे किया जाता है। तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी, मतलब ये समझ लो कि आप 25% जो मतलब एग्जाम है वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। बाकी तो देखो, मैं कहता हूँ कि एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो यू शुड हैव नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड, इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो एप्टीट्यूड मैं आपको वहां पे सिखाता हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस को टारगेट करना है, कि कौन से क्वेश्चंस मुझे पहले करने हैं और क्वेश्चन में क्या देखना है। साथ ही साथ नॉलेज कैसे प्रोवाइड करता हूँ, हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट स्टैटिक का भी कवर कर देते हैं उसमें, अगर कोई भी हमें कीवर्ड देखने को मिलता है तो। ठीक है, तो वैसे ही वहां पे मैंने इसके बारे में समझाया था। तो अभी आगे बढ़ते हैं। एक टाइनी कोरल एटोल है, नोन फॉर इट्स वास्ट लगून, रिच मरीन लाइफ एंड स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन अरेबियन सी। इंडियन ओशन में जो अरेबियन सी है, वहां पे हमें ये देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? लक्षद्वीप की टेरिटरी में, लक्षद्वीप आइलैंड में। कहाँ पर है ये आपको देखने को मिलेगा, बित्रा। ओके, रिसेंटली क्या देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्विजिशन करने की वहां पे बात करी है, जिसकी वजह से जो इंडियन इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, वहां पर उस एरिया में कंसर्न देखने को मिला है। हाँ, दो 217 नहीं, सॉरी 270 पीपल है, 270 पीपल ही है सिर्फ उस जगह पर। ठीक है, जो कि प्राइमरीली एंगेज्ड है कहाँ पर? फिशिंग एंड कोकोनट फार्मिंग। ठीक है, उनका जो काम है वहां पर, क्योंकि अब यहाँ पे कोई आईटी हब्स तो है नहीं, तो यहाँ पर लोगों को अगर सबसिस्टेंस मतलब करना है, मतलब अपना जीवन निकालना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो कुछ ना कुछ काम तो करेंगे, तो वो फिशिंग एंड कोकोनट फार्मिंग के थ्रू अपनी अपने दिनचर्या गुजारते हैं, अपनी अर्न मतलब कि फैमिली वेलबींग के लिए काम करते हैं इस सेक्टर में। ठीक है, अब ये बहुत छोटा सेक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही कह रहा हूँ, इंडस्ट्रीज तो देखने को मिलेगी नहीं, बट क्योंकि हमारे डिफेंस पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरिया, है ना।
क्योंकि ये कहाँ पर है, ये आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। अगर हमें प्रेजेंस अपनी यहाँ पे दिखानी है तो डिफेंस एक्विजिशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दी थिंग इज दिस कि ऐसा नहीं है कि फिर इंडिजीनियस पॉपुलेशन को इग्नोर कर दिया जाए। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ें हारमनी में लेके चलनी पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। काराहन टेपे, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। इट इज इन न्यूज, क्योंकि यहाँ पर एंशंट सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले हैं। अब वो एंशंट सिविलाइजेशन कहाँ की है वो आपको सोचना है। आपके पास 10 सेकेंड्स है। आपके पास कितना टाइम है? 10 सेकेंड्स है, सोच लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है। तो ये काराहन टेपे जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है टर्की में, जिसे आप तुर्की बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जरा क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे एंशियंट सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले। यहाँ पे एक पिलर मिला जिसमें फेस देखने को मिल रहा होगा आपको। यहाँ पे फेस देखने को मिल रहा है। मैं इमेज खराब नहीं करना चाहता इसलिए मार्क नहीं कर रहा। यहाँ पर आपको फेस देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पे देखने को मिले, प्लस एक कॉलोसल। कॉलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा। एक सीटेड स्टैच्यू देखने को मिला है। बर्ड का फिगर देखने को मिला है। ये सब कहाँ देखने को मिले? ये सारे हमें देखने को मिले हैं इस जगह पर। ठीक है, अब देखो जरा, एक चीज आपको याद रखनी है कि कितने साल पुराने? 11,000 साल पुराने। कितने साल पुराने? 11,000 साल पुराने। सोचो कितना टाइम हो चुका है। अभी तो हम एडी से ही, या फिर मैं सीधा बोलूं कॉमन एरा से ही, सिर्फ 2,000 साल पहले आए हैं। 2,000 आगे आए हैं। ठीक है, अभी 2026 चल रहा है। 2,000 माइनस कर दो, मतलब कि कितना हो गया यहाँ पे? 9,000। मतलब ये कब की बात कर रहे हैं? ये 9,000 BCE की बात कर रहे हैं। तब के एविडेंस मिले हैं कि तब एंशंट सिविलाइजेशन, इस तरीके उन्होंने प्रमाण छोड़े हैं अपने। ठीक है, अब ये जो एक्सकवेशन हो रही है कौन से प्रोजेक्ट को लेके हो रही है? टर्की का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तास टेपिलर, मतलब कि स्टोन हिल प्रोजेक्ट। उसके चलते ही पता चला कि ये एक नियोलिथिक साइट है। ठीक है, जहां पर लोगों के होने के प्रमाण मिले हैं। कहां पर है? टर्की में है। ठीक है, बट टर्की का जो सीरिया वाला बॉर्डर है वहां देखने को मिलेगा एकदम, मतलब है तो टर्की का ही पार्ट, बट टर्की और सीरिया के बॉर्डर पे हमें देखने को मिलता है। आपको पता है कि यहाँ से यूफ्रेट्स जाती है और यहाँ से टिग्रिस रिवर जाती है। इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलता है। गोबेकली का जो है वो गोबेकली टेपे जो है, इसका नाम आपने सुना होगा, तो इसके ही साउथ में ये देखने को मिलती है। एकदम सीरियन बॉर्डर में ही देखने को मिल रही है। ठीक है, कराहन टेपे, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी टिग्रिस रिवर जो है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। क्योंकि क्या देखा गया कि जो टिग्रिस रिवर है ना, उसमें जो पानी है उसकी कमी होती जा रही है। मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो वाटर बॉडी है, ये जैसे हम कहते हैं कि कोलैप्स करती जा रही है। कोलैप्स करने का मतलब क्या है कि वाटर जो है इसमें वो कम होता जा रहा है। तो इस वजह से न्यूज़ में थी, तो इसे भी हम देखेंगे। ठीक है, पर आगे आने वाले क्वेश्चन में। अब देखो जरा, बार्सिलोना कन्वेंशन, इसको ना एक्चुअली हुआ क्या, ये कन्वेंशन हुआ 1976 में, है ना। अब आपको पता है कि बहुत सारे कन्वेंशन हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे, जिसमें हमने ये देखा कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कन्वेंशन को 50, 25, 50, 100, 150 साल हो गए, मतलब यूजुअली तो 50 साल वाले ही पूछते हैं, वो 50 साल वाले, 100 साल वाले, तो वो न्यूज में आ जाते हैं। ठीक है, अब उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो वो नहीं बनाते, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। वो भी कौन सा कि सिंग, मतलब कि वैसा क्वेश्चन कि एक कन्वेंशन दे दिया, वो क्या है, बस इतना पूछा हुआ है। ठीक है, तो उनमें से एक आंसर राइट होता है। तो वैसे ही बस आपको जो मेन चीज उसके बारे में पता होनी चाहिए वो यही है कि बार्सिलोना कन्वेंशन कौन से सी से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब 50 साल पूरे हो चुके हैं और ये कन्वेंशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और रिसेंटली भी ये न्यूज में था इस वजह से। अब आपके पास कितना टाइम है? आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स है। सोच लो किस सी की बात चल रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही आंसर है।
चलिए तो ये जो बार्सिलोना कन्वेंशन है, ये क्या है? ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए जरा होता क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि 1976 में इसे अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और 1995 में इसके इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसे रीनेम किया गया, बट मेनली क्योंकि 1976 में अडॉप्ट किया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे बार्सिलोना जो कन्वेंशन है लीगली बाइंडिंग है। अगर स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आया तो इस पे ही आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपको पता है जब कोई चीज बोली जाती है लीगली बाइंडिंग है या नहीं, तभी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है कि यार लीगली बाइंडिंग होगा या नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि लीगली बाइंडिंग है। बाकी ये किसने कन्वेंशन किया था? यूनी कह रहा हूँ, यूएनईपी लेड रीजनल एग्रीमेंट है ये। और कौन से रीजन की बात यहाँ पे करी जाती है? मेडिटेरेनियन सी की। ठीक है, पीछे बता चुका हूं। वहां पर मेडिटेरेनियन सी को बचाना और उसमें जो पॉल्यूशन है उसके अगेंस्ट लड़ाई रखना अपनी, उससे रिलेटेड ये कन्वेंशन है। प्लस जब पॉल्यूशन के अगेंस्ट आप जाएंगे तो अपने आप सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, तभी पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये कन्वेंशन है। बस आपको मेनली याद रखना है मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड है, लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऊपर हमने बात कर ली ऑब्जेक्टिव क्या है। नेचर क्या है? हमने बात कर ली, लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, मेंबरशिप क्या है? ये याद रखना, 21 मेंबर्स हैं इसमें जो मेडिटेरेनियन कोस्टल स्टेट्स हैं, वही इसका पार्ट है। ठीक है, साथ ही साथ कौन पार्ट है? यूरोपियन यूनियन। अभी हमने देखा था मेडिटेरेनियन सी में यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी बॉर्डर रखती है उसके साथ, प्लस अफ्रीकन कंट्रीज भी रखती हैं, तो वो इसके मेंबर्स होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आर्टिकल कह रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो 14th गोल है वो क्या है? लाइफ बिलो वाटर। इसके बाद वाला गोल क्या है? लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो उसमें उससे रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है कि SDG 14 जो हमारा गोल है कि लाइफ बिलो वाटर को भी हमें सस्टेनेबल सस्टेनेबल रखना है, तो उसके अगेंस्ट ये एक, मतलब कि उसको देखते हुए ये एक कन्वेंशन रखा गया है। ठीक है, बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। मेडिटेरेनियन सी, अभी मैंने बताया आपको यूरोपियन कंट्रीज भी इसका पार्ट होंगी और अफ्रीकन कंट्रीज भी इससे बॉर्डर बना रही है, तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ये तो आप आए दिन जो PCS की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो CDS की भी कर रहे हैं, NDA की भी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की भी कर रहे हैं, किलिमंजारो के बारे में तो आपको सबको पता ही है ना, कि किलिमंजारो कहाँ है। बट द क्वेश्चन इज, क्या आपने मैप को अच्छे से देखने की कोशिश करी? क्या आपने ये देखने की कोशिश करी कि तंजानिया के कौन से पार्ट में आपको किलिमंजारो देखने को मिलता है, माउंट किलिमंजारो देखने को मिलता है? मैंने क्यों ऐसा किया है? मैंने इसलिए किया है क्योंकि अब ना ये बहुत आम हो गया है कि क्योंकि किलिमंजारो न्यूज में रहता है, तो ये कौन सी कंट्री में, ये बहुत आम हो गया है। अगर उन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगाने की कोशिश करी और उन्होंने ये पूछ लिया, अच्छा जी तंजानिया के कौन से पार्ट में आपको किलिमंजारो देखने को मिलता है, तब आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो उसके लिए याद रखिए, मैप पे भी दिखाता हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है तंजानिया का, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में रहेगा। बाकी लेक विक्टोरिया से रिलेटेड एक प्रीवियस मंथ की जो प्लेसेस इन न्यूज है उसमें हमने कवर किया था कि 3 कंट्रीज जो है इसका पार्ट है, तंजानिया, युगांडा और कीनिया। ठीक है, 3 कंट्रीज में ये फैला हुआ है, प्लीज इसे याद रखना। लेक विक्टोरिया के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी न्यूज में था। ठीक है, प्लस अब देखिए, माउंट किलिमंजारो नॉर्थ ईस्ट तंजानिया में, ये हमने देख लिया। ये अफ्रीका की तो टॉलेस्ट माउंटेन है ही है, लेकिन वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। ठीक है, ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है। और एक और चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऊंची है, तो इसकी जो स्नोई पीक है ना, जो इक्वेटर पे लाई करती है, इक्वेटर के नियर लाई करती है, उसमें हमें क्या मिलता है? इस पूरे माउंटेन में देखने को मिलता है कि 5 डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल जोन्स हमें देखने को मिलती है। रेन फॉरेस्ट से लेकर आर्टिक समिट तक के इन इकोलॉजिकल जोन्स हमें इस पर्टिकुलर माउंटेन में देखने को मिलता है। इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि 5 डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल जोन्स यहाँ पे देखने को मिलती है एक ही माउंटेन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए, देखिए हर मंथ की जो करंट अफेयर्स है
उसकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स आप जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि अक्टूबर की देखिए, नवंबर की देखिए, अब दिसंबर की देखिए, उन्हें पता है कि जो क्वालिटी है क्वेश्चंस की वो किस तरीके की है ना। तो इस वजह से जो पीडीएफ है वो आपको मंथली पीडीएफ जो है वो 21 रुपीज की मिलेगी। उसमें प्लेसेस एंड न्यूज भी कवर होगी। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है, मतलब जितने भी पार्ट होते हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे पार्ट आपके मंथ के जो भी होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, प्लस पॉइंटर्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों को पता है, जो क्लास ले रहे हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। पॉइंटर्स का मतलब है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्ट्रेट अप फैक्ट्स हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाना कोई सेंस नहीं रखता, बट वो फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो हर पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, मतलब अगर मंथ की पीडीएफ है तो 60 या 50 to 60 जो है वो आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो वो भी आपको इसी में मिल जाएंगे 21 रुपीज। जिसको भी ये पीडीएफ लेनी होगी वो मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। कहाँ पर? टेलीग्राम में। टेलीग्राम। अगर ये तो मिल ही जाएगा, अगर नहीं है उतनी मेहनत करने का मन, तो आप क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हो और टेलीग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको आगे का सारा मतलब कि जितना भी जो भी जैसा प्रोसीजर है वो बता दूंगा। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि जो पार्ट 1 पार्ट 2 और प्लेसेस एंड न्यूज के क्वेश्चन है वो मिला के 100 to 125 होते हैं। ठीक है। तो एक अच्छे तरीके से आपकी करंट अफेयर्स क्वेश्चन की हेल्प से पूरी हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, यहां पे लिखा गया है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट सोवरजियन स्टेट। क्वेश्चन ये है, सोमालीलैंड कहां पे है? ठीक है। और इसे रिकॉग्नाइज क्यों किया जा रहा है? क्या ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, बट कुछ कंट्रीज जो है मतलब कि जैसे पहली जो कंट्री है उसने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है। तो अब वो कौन सी कंट्री है आपको सोचना है, 10 सेकेंड से आपके पास। उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ और फिर हम आगे समझते हैं कि ये सोमालीलैंड है कहाँ पर। ठीक है, और क्या झगड़ा है। ओके, चलिए। चलिए, इतना टाइम बहुत था। अब देखिए, इजराइल जो है वो पहली ऐसी कंट्री बन चुका है जिसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है किसको? सोमाली लैंड को। अभी सोमाली लैंड है कहां पर ये जरा देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इधर जूम करता हूँ, बाद में ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब देखिए इधर आइए जरा। जो सोमाली लैंड है वो आपको देखने को मिलेगा, सोमालिया वाला जो एरिया है उसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मतलब यहां तक जो है ये जो है ये सोमाली लैंड है। ठीक है, ये क्या है? ये सोमाली लैंड है। ये आपको याद रखना है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। एक्चुअली क्या है, ये वो लैंड है जिन्होंने अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, अपना अलग से इलेक्शन यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना एक अलग ही सिस्टम बना रखा है सोमालिया से अलग होके। ठीक है, और इसकी जो हालत है वो सोमालिया से बेटर है। इसकी जो हालत है सोमाली लैंड की, वो सोमालिया से बेटर है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से सी से लग रहा है, तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। और कौन सी कंट्री है जिससे बॉर्डर बनाती है? आपको जिबूती दिख रहा है और एक आपको इथोपिया दिख रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, इसलिए प्लीज याद रखना कि कहाँ पर है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर बाकी चीजें मैंने यहाँ पे जो ऐड करी है वो पढ़ लेते हैं एक बार। ओ छोटा हो जा, छोटा हो जा भाई। हम्म, अब थोड़ा और छोटा हो जा भाई साहब। चलिए, इतना बहुत है। अब देखो, लोकेशन एंड ज्योग्राफी क्या है। आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। हॉर्न किसे कहते हैं? इसे हॉर्न कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, बॉर्डर जिबूती के साथ है, इथोपिया के साथ है, और सोमालिया का तो वैसे ये पार्ट है, बट अब क्योंकि कंट्रीज रिकॉग्नाइज करना शुरू कर चुकी है तो बोल सकते हैं कि सोमालिया के साथ भी इसका बॉर्डर है। ठीक है, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ एडन में आपको ये देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ एडन में ही आपको देखने को मिलेगा, और इट इज नियर बाबिल मनसब स्टेट। अब मुझे जरा बता देना, बाबिल मनसब मनसब स्टेट जो है वो किन दो सीज को जोड़ती है? ये आपका काम है मुझे बताना। ठीक है, चलिए। अब क्या है कि डी फैक्टो का मतलब क्या है कि इन रियल। ठीक है, इन रियल तो ये देखा गया है कि 1991 से ही इन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली थी, बट कोई रिकॉग्नाइज तो करे? कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा।
है ना। इनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद की गवर्नमेंट है, खुद की करेंसी है, खुद की मिलिट्री है, खुद के इलेक्शंस करवाते हैं ये, ठीक है। बट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है। बट अब दे दी है किसने? इसराइल ने। अब बाकी कंट्रीज भी दे देगी तो ये खुद एक सेपरेट कंट्री कहलाएगी, ठीक है। फिर ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, इसमें एज सच कुछ भी नहीं है। बट मेन चीज जो थी प्लेसेस एंड न्यूज के हिसाब से, वो मैंने आपको बता दी, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आपको तीन जगह है, आपको पता है पेयर वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जिसमें नेशनल पार्क देखने को मिलता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेक्स, इससे रिलेटेड एक पेयर बेस्ड क्वेश्चन वो बना के आपको दे देते हैं, ठीक है। तो वैसा ही क्वेश्चन मैंने भी यहाँ पर बनाया है आप लोगों के लिए। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 15 सेकेंड्स दे देता हूँ, ठीक है। 15 सेकेंड से आपके पास, सोच लो, समझ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, चलिए। चलिए तो क्या कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है? बिल्कुल सही बात है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ से कौन सी रिवर बहती है? तो यहाँ से बहती है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से बहती है इसी के नाम की रिवर, कांगेर रिवर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सेकंड, कोल्लेरू लेक, ये तो सिंपल है, सबको पता होता है। यहाँ पर कहाँ पर है ये? है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर ना एक फिश देखने को मिलती है जो काफी फेमस है ना। इस फिश का नाम क्या है? इस फिश का नाम है ब्लैक ड्राइड फिश। सबसे ज्यादा जो ये फिश है ये इसी लेक में देखने को मिलती है, और यहीं से इसका जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड है वो यहाँ से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कहाँ से? कोल्लेरू लेक से, ओके। तैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तैमूर कह रहा हूँ, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में। क्या ये सच है? बिल्कुल ये बात सच है। क्या हुआ कि जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये लार्जेस्ट सेंचुरी है कहाँ की? बिहार की, लार्जेस्ट। अब रिसेंटली क्या हुआ कि बिहार ने इस वाइल्ड लाइफ सैंचुरी को एक टाइगर रिजर्व मानने का प्रपोजल मान लिया है, ठीक है। इसको एक टाइगर रिजर्व मानने का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। इस वजह से ये न्यूज में था, तो कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि ये क्या बन चुका है, एक टाइगर रिजर्व बन चुका है। और जब हमारे देश में कोई वाइल्ड लाइफ सैंचुरी जो है वो एक टाइगर रिजर्व बन रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट पेयर बेस्ड में पूछा जा सकता है। तो ये तीनों ही पेयर्स क्या है वो करेक्ट है, ठीक है। बट क्यों न्यूज में थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेहा विहार रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दो देशों के बीच में इस रीजन को लेकर लड़ाई हो रही थी, है ना। तो अब आप समझ गए हैं इनमें से कहाँ पे लड़ाई हो रही है। बट फिर भी दो के बीच में जो लड़ाई हो रही है उनमें से एक इसमें है, वो आपको बताना है। तो आपके पास 10 सेकेंड्स है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो ये जो प्रेहा विहार है, ये एक्चुअली कहाँ पर है? कंबोडिया में, ठीक है। तो ये याद रखना कि इस रीजन के पास से एक रिवर गुजरती है, ठीक है। इस एरिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम क्या है? मेकोंग रिवर। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेकोंग रिवर फ्लोज नियर दिस रीजन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंबोडिया में जरा आप देख लेते हैं इस रीजन को। पहले थोड़ा कोर इशू के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं चलो आपको मैप दिखा देता हूँ, थोड़ा सा फिर इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर वो भी याद हो जाता है। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ से ये जो एरिया आपको दिख रहा है,
ये बॉर्डर है किसका? थाईलैंड का, मतलब कि ये वाला, सॉरी, ये वाला रीजन जो है, ये क्या है? ये बॉर्डर है, किस किस का बॉर्डर है? ये थाईलैंड का और कंबोडिया का। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये प्रेहा विहार है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि थाईलैंड बोलता है कि ये हमारी जमीन है, ये हमारा एरिया है, बट कंबोडिया को कौन सपोर्ट करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और उन्होंने जितनी भी रिपोर्ट्स निकाली है उसमें यही बोला है, उनके जितने भी जजमेंट आए हैं, कि ये रीजन जो है, प्रेहा रीजन जो है, ये कंबोडिया का पार्ट है। बट थाईलैंड कहता है कंबोडिया से कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बायलेटरल टॉक्स करनी चाहिए। बट कंबोडिया मानता नहीं, क्योंकि उसके पास इंटरनेशनल सपोर्ट है। ठीक है, तो इसी वजह से लेकर यहाँ पर इनके बीच में झड़प चलती रहती है। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रेहा विहार से ही पूछा जाएगा कि ये जो एरिया है ये कहाँ पर है। तो अब आपको याद रहेगा। बाकी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ना, कि जो ये लैंड है प्रेहा विहार टेम्पल की, इसके ऊपर क्वेश्चन है कि ये किसकी है। बाकी मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग के हिसाब से, चाहे वो 1962 की रूलिंग हो, चाहे वो 2013 की रूलिंग हो, दोनों में यही बोला गया कि ये कोलंबिया का पार्ट है, सॉरी, कंबोडिया का पार्ट है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन यही आएगा डायरेक्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन है सी ऑफ जापान से रिलेटेड, बट एक कैच है, प्लीज ये याद रखना, नॉट लिखा हुआ है, कि सी ऑफ जापान के साथ कौन बॉर्डर नहीं बनाता है, ये आपको बताना। ठीक है, तो कितना टाइम है आपके पास? आपके पास 15 नहीं, सॉरी, 10 सेकेंड्स है। आप सोच लो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। ओके, चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पे क्या है कि सी ऑफ जापान जो है वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया और जापान के साथ बॉर्डर क्रिएट करता है, मतलब कि उसकी नेबरिंग कंट्रीज है। बाकी चाइना इसका पार्ट नहीं है। मैप पे दिखेगा बहुत पास है, बट है नहीं। ठीक है, प्लीज इस बात को याद रखना, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं, ऐसे ऑप्शंस रखे हैं जो मैप पे दिखते हैं बट एक्चुअल में है नहीं। ये वाला रीजन जो है, यहाँ तक चाइना है, इसके बाद का रीजन क्या है? इसके बाद का रीजन चाइना का नहीं है। और यही जो है, यही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि चाइना सी ऑफ जापान के साथ कोई भी बॉर्डर नहीं बनाता है। ये रहा जापान, साउथ कोरिया पहले आता है, उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया, उसी हिसाब से नाम रखा है। कोरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया रशिया। बाकी ये किससे कनेक्टेड है? ये ईस्ट चाइना सी से कनेक्टेड है। ये किससे कनेक्टेड है? ईस्ट चाइना सी से कनेक्टेड है, प्लीज ये याद रखना। और ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। किसका? कौन सा पैसिफिक ओशन? वेस्ट पैसिफिक ओशन का। ये याद आपको रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आदि चानालूर जो है, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में रही थी। ठीक है, न्यूज़ याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट आपको कहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपके पास कितना टाइम है? आपके पास 10 सेकेंड है, थोड़ा सा सोच लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। ओके। चलिए, तो ये जो साइट है, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है। अब इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड बात करी गई तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लेसेस इन न्यूज़ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सी जगह पर है, तो प्लीज इसे याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही पेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वैसे ही एक और क्वेश्चन है कि तीन चीजें दे रखी हैं, क्यों न्यूज़ में है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, बट आपको देखना है कि कहाँ पर है ये और कहाँ पर नहीं है। तो आपको इसके लिए मैं 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, थोड़ा सोचना पड़ता है इस वजह से। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है।
चलिए, अब देखिए ये जो सिलीसेर लेक है ये कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है अलवर राजस्थान में। कहाँ पर है? अलवर। और अलवर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद ये जो कोपरा जलाशय आपको देखने को मिल रहा है, ये कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ पे? बिलासपुर जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां पे। तो बिलासपुर, बिलासपुर तो हर जगह ही है ना, यूपी में भी है, हिमाचल में भी है ना। अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। तो ये कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में। या चंडीगढ़ ना लगे आपको, पूरा ही लिखना पड़ेगा, है ना। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आगे लिख देता हूँ। तो ये कहाँ पर है? बिलासपुर। बिलासपुर। कौन सा वाला बिलासपुर? कौन सी स्टेट का? छत्तीसगढ़। एक मिनट। तो सी एच लिख दो या पूरा लिख दो? छत्तीसगढ़ पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एतुर्नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है? बिहार में तो होगी नहीं, नाम से ही पता चल रहा है। तो कहाँ पे है? तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना। इस ये सारी चीजें न्यूज में थी। एक चीज और याद रखना, एक और फॉरेस्ट है यहाँ पे, वो ना पूछ ले। तो एक फॉरेस्ट है मुलुगु, ये भी न्यूज में था। मुलुगु फॉरेस्ट इज ऑल्सो हेयर, ऐसे लिख लो। ऑल्सो हेयर। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे याद रखना। तो इसमें तीनों ही गलत है, तो नन ऑफ देम इज करेक्ट। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। टिग्रिस रिवर, ये मैंने कहा था ये न्यूज में है ना। तो क्या है क्या नहीं है वो हम देख लेते हैं। पहले आपको बस ये बताने कि इसमें से किस में फ्लो नहीं करती है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट देखेंगे वो भी इस पर एक डाइवर्स अप्रोच रखता है इस क्वेश्चन के ऊपर, जो आपको भी आ सकती है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि क्या वो चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए, देखो, अब इसे कोई ये मत बोलना कि आप टिग्रिस क्यों बोल रहे हो, टाइग्रिस क्यों नहीं बोल रहे। देखो यार, कुछ लोग टाइग्रिस बोलते हैं, कुछ लोग टिग्रिस बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सही है, दोनों ही गलत नहीं है, ठीक है। तो टाइग्रिस भी बोल सकते हैं आप, है ना। अब देखिए जरा, तो इट डज नॉट फ्लो फ्रॉम। अब ना जरा मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ, इस पे तो आ जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर तो ईरान है, बट फिर भी मैं आपको पहले इधर लेके चलता हूँ। देखो, ये वाला रीजन जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सीरिया बॉर्डर है, ये सीरिया बॉर्डर है, ये टर्की है, और ये क्या है? ये अपना इराक है। अब कहीं जगह नेट पर, इंटरनेट पर ये लिखा है कि ये टर्की और इराक में फॉलो करती है। कहीं पर ये लिखा है कि क्योंकि ये सीरियन बॉर्डर से होती हुई जाती है तो ये सीरिया का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये कहीं पर कोई कुछ बोल रहा है, कहीं पर कोई कुछ बोल रहा है, बट फिर भी जो मैंने, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने देखा उसमें ये देखा कि क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ से सीरियन बॉर्डर से होती हुई जा रही है, तो हम इसे मानेंगे कि ये सीरिया का पार्ट है, ठीक है। बट फिर भी कंट्रोवर्शियल चीजों पर यूपीएससी वैसे ही क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। तो आता है अगर टर्की और इराक से जा रही है तो क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाएगा कि उनको कोई कंट्रोवर्सी का पार्ट ना बनना पड़े, ठीक है। तो अभी आपको जो इम्पोर्टेंट है ना वो याद रखना, मैंने बोला कि इसकी जो मतलब कि विड्थ है वो कम होती जा रही है ना। ऊपर से जो पहले वाटर यहाँ से आता था वो वाटर उतना नहीं आ रहा है। आपको ये स्टार्ट रखना है, याद रखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है टर्की से। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है टर्की से, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से होती जाती है? यहाँ से यूफ्रेट्स आ गए, मैंने बोला इसके पैरेलल जाती है, और ये जो है ये है हमारी कौन सी? टाइग्रेस रिवर, ठीक है। आपके लिए टाइग्रेस बोल देता हूँ, टाइग्रेस रिवर। अब ये यहाँ से जाकर आपको पता है यहाँ पर क्या हो रही है? यूफ्रेट्स के साथ जुड़ जा रही है। एंड फाइनली कहाँ पे ड्रेन होती है? फाइनली ये ड्रेन होती है इस एरिया में। कौन सा एरिया है ये आपको मुझे जरा बताना है,
ठीक है। अब बस मैंने यहाँ पे मेंशन ना किया हो, अगर मैंने मेंशन किया होगा तो फिर मेरा ही पोपट हो जाएगा। ठीक है, लिख ही दिया मैंने यार, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी चलो सबको पता ही होगा कि जहाँ पे ईरान आ रहा है, ईरान के साथ में जो सी है उसको पर्शियन सी बोलते हैं, क्योंकि ईरान को ही पहले इस एरिया को ही पर्शिया बोला जाता था। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ में ये जो रिवर है वो जाकर उसका माउथ वहाँ पर है। ठीक है, एम्प्टी होती है वहाँ पे जाके। तो यही है कि जो ये टाइग्रिस रिवर है, ये टर्की, सीरिया, इराक से होती हुई जाती है। अब सीरिया क्यों कहीं कहीं माना गया, मैंने आपको रीजन बता दिया कि इसके बॉर्डर से होती हुई जाती है, इसलिए कहीं पर माना गया है कि इसका पार्ट है, कहीं पे बोला नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आप प्लीज याद रखना। अब क्या है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सीरियन टर्किश बॉर्डर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इवेंचुअली यूफ्रेट्स से जाके मिल जाती है, यूफ्रेट्स भी एक रिवर है, इसके पैरेलल चल रही है ये वाली। ठीक है, और फॉर्म करते हैं साथ साथ में शत अल अरब को फॉर्म करते हैं, और फाइनली एम्प्टी हो जाते हैं कहाँ पे, पर्शियन गल्फ पे। मिल कहाँ पे रहे, यहीं पर इराक में ही मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रिवर है टाइग्रिस रिवर, इसका ओरिजिनेट ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ओरिजिन कहाँ से है, तो लेक हजर से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, लेक हजर कहाँ पर है, टॉरस माउंटेन्स ऑफ साउथ ईस्टर्न टर्की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टॉरस माउंटेन्स कहाँ पे, तो याद रखना है टर्की में। प्लीज इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क है, सबको पता होना चाहिए कहाँ पे है, बट फिर भी नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा। यू हैव 10 सेकेंड्स, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो देखो, वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, यूएसए में। तो मैं आपके लिए लिख के देता हूँ, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क है, एनएटी मीन्स नेशनल। ठीक है, नेशनल पार्क। फिर उसके बाद किस लिए जाना जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको जियोथर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती है, एक वॉल्केनिक लैंडस्केप देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा मतलब वाइड इकोसिस्टम देखने को मिलता है, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। बट मेनली जो है मैं वो लिखवा देता हूँ आपको, नोन फॉर इट्स नोन फॉर इट्स जियो थर्मल एक्टिविटीज, या एक्टिविटी लिख देता हूँ, एक्टिविटी एंड, या फिर और भी चीज़ है तो बाद में एक्सेट्रा लिख देंगे। ठीक है, प्लस वॉल्केनिक लैंडस्केप ईटीसी। ठीक है, और भी चीज़ है, बट मेनली जो है आपको यही दोनों याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा ही जाना है। ठीक है, क्यों, 20 साल के बाद जाकर ये प्रोजेक्ट जो है आपको अब फंक्शनल देखने को मिला है। ठीक है, 20 साल लग गए इसे, तब से इसे कोशिश करी जा रही थी करने की, बट क्योंकि इकोलॉजिकल कंसर्न्स थे उसके वजह से बहुत सारी अड़चने आ रही थी। ठीक है, तो क्या है ये, सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। आपको पता होना चाहिए सुबानसिरी रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और कैसी ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। मैं सब लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, बोला गया है क्रूशियल है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारे इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इंडिया की, उसके एनर्जी के लिए। ठीक है, एक 116 मीटर्स का कंक्रीट डैम है, फ्लड मॉडरेशन में हेल्प करता है, रन ऑफ रिवर डिजाइन पर बना हुआ है, और रीजनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बस ये बोला गया कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। अब सबको पता है कि ये दो स्टेट के बॉर्डर पे लोकेटेड है। अगर किसी को ये भी पता हो सुबानसिरी रिवर जो है वो कहाँ से फ्लो करती है, तो इसका आंसर उसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना टाइम है, आपके पास है 15 सेकेंड, सोच लो थोड़ा सा, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है।
चलिए देखो, ये जो सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आपको याद रखना है, ये पहला फर्स्ट 250 फर्स्ट 250 मेगावाट यूनिट का प्रोजेक्ट है, जो स्टार्ट हुआ, बिगैन इन दिसंबर 2025। क्या ऐसी और भी 250 मेगावाट की यूनिट्स आने वाली है? हाँ, और भी प्रोजेक्ट है जो 2026-27 में प्लान किए गए हैं कि लेके आएंगे। ठीक है, पर ये क्या है, ये फर्स्ट यूनिट है, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसे इम्प्लीमेंट किसने किया, आपको याद रखना है, इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल, एनईटी मींस नेशनल, ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कि शॉर्ट फॉर्म में एनपीएचसी भी लिखा आ सकता है, एनपीएचसी भी लिखा आ सकता है। और क्या आपको पता होना चाहिए कि ये जो सुबानसिरी है, सुबानसिरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुबानसिरी रिवर है, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में एक चीज पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। अब सुबानसिरी रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो ओरिजिन तो पूछा ही जाता है। ओरिजिन क्या है इसका? ओरिजिन है माउंट पोरम। ये कहाँ पे है माउंट पोरम? ये आपको तिब्बत हिमालयाज में देखने को मिलेगी, तिब्बत हिमालयाज। अब देखिए जरा दूसरी चीज, मैंने क्या बताया था, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये आपको याद रखना है। तो ये चीजें हैं जो आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। क्वेश्चन इसी के अराउंड पूछा जाएगा, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा तो इसी के अराउंड पूछा जाएगा। अब दी क्वेश्चन है इसकी कहां पर है, तो आपको याद रखना है असम अरुणाचल के बॉर्डर पर है। असम अरुणाचल के बॉर्डर पर आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, ये डैम जो है वो देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके आगे 3 पॉइंटर्स भी हैं जो स्टेट ऑफ फैक्ट्स हैं प्लेसेस एंड न्यूज से रिलेटेड, वो आप पीडीएफ में पढ़ लेना। ठीक है, वो मैंने इसमें ऐड किया है, 32 पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कांटेक्ट करना है ये टेलीग्राम पे, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, इस हैंडल पर, या फिर टेलीग्राम। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप मुझे डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मैसेज कर सकते हैं, वो भी टेलीग्राम पे ही आप मैसेज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पिछले मंथ की चाहिए होगी तो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ये आपको मैंने बता दिया है कि ये आपको 20 जैन को पार्ट 1 देखने को मिल जाएगा और 27 जैन को पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। अब मैं ये भी बता चुका हूँ आपको कि क्यों टाइम लगता है। यार देखो, टाइम लगने के पीछे रीजन है, मुझे चीजें अच्छे से बनानी है, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी है। ठीक है, कि मैंने बस कुछ भी स्टेटमेंट आपके लिए बना दी और आपको लाके पीडीएफ पहुंचा दी, ऐसा मुझे नहीं करना है। मुझे लगता है टाइम, क्योंकि मुझे बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ना पड़ता है, इधर उधर से इंपॉर्टेंट न्यूज निकालना, जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, वही चीजें आपके सामने लेके आना। ठीक है, तो ये मेरा काम है, इसलिए मुझे टाइम लगता है। बाकी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बता दिया कब मिलेगा। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो क्लासेस ले रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं ले रहा है तो आप उसे चेक कर सकते हैं, 2-3 लेक्चर आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको फायदा हो रहा है तो आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एंशंट हिस्ट्री के भी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए। एक लेक्चर जो है चैप्टर 3 का, आपको पता होगा कि हम थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है उसे कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले 2 चैप्टर कवर कर लिए। अब चैप्टर नंबर 3 है, जो आपको उसका सेशन कल देखने को मिल जाएगा संडे के दिन। ठीक है, आप उसे आराम से बैठ के देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उस पर भी मैंने काफ़ी मेहनत करी है। बाकी
अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।